दोस्तों नमस्कार। कौसाम्बी टीचर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों कल के वीडियो में हम चैप्टर 10 तक पढ़ चुके हैं। आज 11, 12 और 13 चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बातें करेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि रोज़ाना की अपडेट मिल सके। दोस्तों 11वें चैप्टर में सुनीता विलियम के बारे में बताया गया है जो बच्चों को बहुत ही रोचक कहानी के माध्यम से बताया गया है। इसमें से पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो निकल के आता है अंतरिक्ष में सभी चीज़ें वायु में तैरने क्यों लगती हैं। यानी बच्चों को बताया गया है कि अंतरिक्ष में सभी चीज़ें वायु में क्यों तैरने लगती हैं, तो वो है वहाँ पे आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होने के कारण अंतरिक्ष में सभी वस्तुएं तैरने लगती हैं। उसके बाद चांद पर उतरने वाले व्यक्ति कौन थे। चांद पर उतरने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे जो गए थे 1969 ईस्वी को। सुनीता विलियम कौन थी। अब सुनीता विलियम कौन थी। सुनीता विलियम थी एक हेलीकॉप्टर पायलट थी। ठीक, ये बचपन में यानी सुनीता क्या बनना चाहती थी बचपन में, ये बचपन में गोताखोर बनना चाहती थी। ठीक, तो ये 4 पॉइंट्स चैप्टर 11 में निकल के आए हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चैप्टर 12 या पार्ट 12 में कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं था या कोई ख़ास नहीं था। इसमें हम पेट्रोल डीजल के बारे में बातें करेंगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जैसे 2002 में 10वें महीने 2002 में और 10वें महीने 2007 में 10वें महीने 2014 में पेट्रोल और डीजल का रेट क्या था। तो 10वें महीने 2002 में पेट्रोल का रेट था 29 रुपये 91 पैसे और डीजल का रेट था 18 रुपये 91 पैसे। 2007 में 43 रुपये 52 पैसे था पेट्रोल का रेट और डीजल का रेट था 30 रुपये 48 पैसे। उसके बाद 2014 में 67 रुपये 86 पैसे था और डीजल का रेट था 58 रुपये 97 पैसे। दोस्तों अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है जैसे कह देगा कि 10वें महीने 2007 में जो कि पेट्रोल का रेट था 43 रुपये 52 पैसे, अब 10वें महीने 2022 में जितना भी रेट रहेगा वो दे देगा, फिर कह देगा कि उसमें कितने % की बढ़ोतरी हुई है। तो उसको आप न्यूमेरिकल के माध्यम से सॉल्व करके आप उसको आंसर लगा सकते हैं। दोस्तों इसका हम न्यूमेरिकल का एक वीडियो अलग से लेके आएंगे, फिर उसमें हम आपको क्वेश्चन करा के दिखा देंगे। अगला है चैप्टर 13 यानी पार्ट 13 बसेरा ऊंचाई पर यानी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बसने वाले लोगों के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें से पहला पॉइंट है जो कि है मुंबई पर सर्वाधिक भीड़ वाला शहर। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ लगती है, मुंबई में। मुंबई को आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। उसके बाद दिल्ली मुंबई से कितनी दूर है। दिल्ली मुंबई से कितनी दूर है, दिल्ली मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर है। उसके बाद अगला फैक्ट है मुंबई से दिल्ली आने के लिए कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों कि दिल्ली से मुंबई जाने पर कौन कौन से राज्यों से होकर ट्रेन गुजरती है या कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। तो दिल्ली से जो है मुंबई से दिल्ली का है या दिल्ली से मुंबई, बात एक ही है, या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा। तो मुंबई से दिल्ली जाने पे तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो सबसे पहले महाराष्ट्र, उसके बाद जाएगा तो गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, उसके बाद दिल्ली पहुंच जाएगा। जैसे इसमें मैप में देख लेते हैं तो मैप ऐसे है, दिल्ली कुछ यहाँ पे है, मुंबई यहाँ पे है। अगर मुंबई से चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद दिल्ली। तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा, तो सर्वप्रथम महाराष्ट्र जाएगा, फिर गुजरात जाएगा, फिर राजस्थान जाएगा, फिर उसके बाद दिल्ली जाएगा। अगला पॉइंट है ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। अगला लद्दाख में घर किसके बनाए जाते हैं। लद्दाख में लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं। वहाँ सीमेंट का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता दोस्तों, वहाँ लकड़ी और पत्थर के मकान बनाए जाते हैं। लद्दाख की विशेषता या लद्दाख की पहचान, तो लद्दाख की पहचान बर्फ़ से ढके पहाड़ होते हैं,
ठंडा रेत होता है, पेड़ों की वहाँ पे कमी होती है, समतल सूखे रेगिस्तान होते हैं। अब इसमें से सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, कह देगा निम्नलिखित में से लद्दाख की एक विशेषता है, तो उसमें कह देगा बर्फ़ से ठंडे पहाड़ दे देगा एक ऑप्शन में, और तीनों ऑप्शन में कुछ अलग पॉइंट दे देगा। तो उसमें जो फैक्ट रहेगा आपको इन चारों में से एक चीज़ उसमें दिया रहेगा, उसमें से आपको पहचान लेना है कि लद्दाख की विशेषता कौन सी है। उसके बाद अगले में है लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। एक नोट पॉइंट है जो कि है लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। ये एक फैक्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ एकदम हमेशा बर्फ़बारी होती रहती है, तो वहाँ बारिश नहीं होती है, यानी बहुत कम बारिश होती है। फिर उसके बाद है लद्दाख में लकड़ी के घर क्यों बनाए जाते हैं। लद्दाख में लकड़ी के घर क्यों बनाए जाते हैं, तो ठंड से बचने के लिए लद्दाख में लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। क्योंकि लकड़ी के घर बनाए जाएंगे तो अंदर से जो है जो हीट या लैंप लोग जलाते हैं तो वो उसका जो हीट होता है वो बाहर नहीं जा पाता है, तो इस कारण अंदर गर्माहट बनी रहती है। तो यानी ठंड से बचने के लिए लद्दाख में लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है लद्दाख में घरों का ग्राउंड फ्लोर क्या उपयोग है। यानी लद्दाख में घरों के ग्राउंड फ्लोर का क्या उपयोग है, तो पशुओं के लिए, यानी पशु उसमें बांधे जाते हैं। अब जैसे लद्दाख में 2 मंजिला इमारत लकड़ी की बनाते हैं, लेकिन 2 मंजिला बनाते हैं, तो नीचे वाला जो एरिया होता है उसमें पशु बांधे जाते हैं और ऊपर वाले एरिया में लोग रहते हैं। ठीक। उसके बाद अगला है लद्दाख में घरों की छत का प्रयोग किस काम में लिया जाता है। लद्दाख में घरों की छत का प्रयोग किस काम में लिया जाता है, तो क्या किस काम में लिया जाता है। लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान, उपले सुखाने के लिए। यानी लद्दाख में छत का प्रयोग जो है लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान, उपले सूखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। फिर अगला है चांगथांग कितनी ऊंचाई पर स्थित है। चांगथांग कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब इसी के बारे में एक नोट पॉइंट लिखा गया है जो कि है यह मैदानी सुनसान और पथरीला इलाका है। कौन सा इलाका? चांगथांग जो है क्या है, यह मैदानी सुनसान और पथरीला इलाका है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। अब आप जानते हो कि पहाड़ों पर जितनी ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, इसी प्रकार यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ ना कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई मैकेनिक है। ठीक। या अब इतनी ऊंचाई पर ना कोई तो पेट्रोल पंप बनाया गया है और ना कोई रिपेयर करने के लिए, कोई भी गाड़ी रिपेयर करने के लिए मैकेनिक भी वहाँ पे नहीं है। फिर अगला है चांपगा प्रजाति में कितने लोग रहते हैं, तो ये 5000 लोग इसमें रहते हैं। चांपगा कौन से पशु पालते हैं। चांपगा जो है कौन से पशु पालते हैं, ये भेड़ और बकरियां पालते हैं। भेड़ बकरियां से क्या मिलता है। अब भेड़ बकरियां पालते हैं तो उसको कुछ लाभ होगा तभी तो उसको पालते होंगे। तो भेड़ बकरियों से क्या मिलता है, दूध, मांस और खाल तथा ऊन मिलता है। अब इसी के बारे में एक नोट पॉइंट लिखा गया है जो इम्पोर्टेंट है। आपको जब हम सीटेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे तो उसमें एक एक लाइन ये आपको देखने को मिलेगी। इन्हीं लाइनों के आधार पे हम वहाँ पे आंसर टिक करेंगे कि यही आंसर होगा, नहीं तो उसमें फिर कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन सा आंसर है कौन सा नहीं है। तो इसी में से एक वर्ड पकड़ लेंगे तो उसी में हमको आंसर करने में बहुत ही आसानी मिलती है। तो इसमें नोट पॉइंट है भेड़ बकरिया ही चांपगा लोगों की पूंजी होती है। जिस परिवार में जितनी अधिक होती हैं, यानी भेड़ बकरियाँ जिस परिवार में जितनी अधिक होती हैं वह परिवार उतना ही धनी माना जाता है। चांपगा लोग घुमंतु होते हैं। वे अपना सामान 2.5 घंटे में बांध के एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। इनके तिकोने टेंट को रेबो कहा जाता है। ठीक। हर परिवार अपनी अपनी भेड़ बकरियों में एक खास चिन्ह लगाते हैं। रोज सवेरे इनको गिन कर ही चराने जाते हैं। ये काम औरतों और वहाँ की एडल्ट यानी जवान लड़कियों का होता है। ठीक। अब इसको हम कह सकते हैं भेड़ बकरियाँ जो है चांपगा लोगों की एक पूंजी होती है। फिर जिस परिवार में जितनी अधिक भेड़ बकरियाँ होती है वह परिवार उतना ही धनी माना जाता है। चांपगा लोग घुमंतु होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कौन से लोग घुमंतु होते हैं, तो चांपगा लोग घुमंतु होते हैं
और वे अपना जो सामान है 2.5 घंटे में बांध लेते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। इनके जो तिकोना एक टेंट होता है, इनका एक तिकोना टेंट होता है जिसको गाड़ के अपना कपड़े का होता है उसमें रहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको रेबो कहा जाता है। हर परिवार अपनी अपनी भेड़ बकरियों में खास प्रकार का चिन्ह लगाता है, यानी कहीं भी कितनी भी बकरियां होंगी फिर आपस में मिल जाएंगी तो लड़ाई झगड़े होंगे, तो सभी लोग आपस में एक खास चिन्ह लगाते हैं जो उस चिन्ह को रोज़ाना गिन करके अपना चराने के लिए ले जाते हैं ताकि कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। अब अगला है, पत्थरों व चट्टानों से बने बकरियों के घर को चामगा क्या कहते हैं? यानी इसका कहने का मतलब है जो पत्थरों व चट्टानों से बने बकरियों के घर, यानी बकरियां जब पालते हैं तो वहाँ इतना ठंडा होता है कि उनको भी रखने के लिए कोई एक प्लेस बनाया जाता है, तो उसको बनाते हैं पत्थरों व चट्टानों से बने बकरियों के घर को चामगा लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लेखा, उसको लेखा बोला जाता है। पश्मीना शाल, पश्मीना शाल जो है किससे बना होता है? पश्मीना शाल किससे बना होता है? तो ये भेड़ बकरियों के बालों से बना होता है। अब पश्मीना शाल की विशेषता क्या होती है? पश्मीना शाल जो है छः जो है स्वेटर के बराबर गर्मी देता है, परंतु यह मोटा नहीं होता है, यानी ये नॉर्मल स्वेटर के बराबर होता है परंतु ये 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है। चांगथांग का तापमान, यानी चांगथांग का तापमान कितना होता है? तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है वहाँ का। आप अब इतना समझ लीजिए, इतना ठंडा इलाका होता है ये। उसके बाद पश्मीना शाल बनाने में एक व्यक्ति को लगभग 250 घंटे का समय लगता है, यानी पश्मीना शाल बनाने में एक व्यक्ति को लगभग 250 घंटे का टाइम लगता है। अब एग्ज़ाम में आता है पश्मीना शाल बनाने के लिए एक व्यक्ति को कितने घंटे का काम करना पड़ता है? तो 250 घंटे का काम करना पड़ता है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है पश्मीना शाल एक पश्मीना शाल कितने स्वेटर के बराबर गर्मी देता है? तो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है। अगला है श्रीनगर के घर, श्रीनगर के घर। तो हाउस बोट, यानी श्रीनगर के घर में है हाउस बोट। यह 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। हाउस बोट क्या होता है? ये पानी में ही एक छोटे छोटे बोट पे छोटे छोटे कमरे बना के उसमें लोग रहते हैं, इसको हाउस बोट कहा जाता है। ये जो है 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं, ठीक, 80 फीट तक लंबे होते हैं और इसके ऊपर छोटे छोटे कमरे मकान बना लेते हैं लोग, इसी के ऊपर रहते हैं, इसी को हाउस बोट कहा जाता है। अब अगला है डोंगा। डोंगा क्या होता है? बोट की तरह बनने वाली एक लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। इस डल झील तथा झेलम नदी में होते हैं। इनमें अलग अलग कमरे बने होते हैं। डोंगा भी उसी प्रकार का होता है लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, इसको डोंगा बोलते हैं, ठीक। तो ये डोंगा कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? डल झील तथा झेलम नदी में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नोट पॉइंट है एक, कश्मीर में हर गली में एक बेकरी होती है। बेकरी बोले तो छोटी छोटी होटलें होती हैं। यहाँ के लोग यानी कश्मीरी लोग खाना घर पर नहीं बनाते बल्कि बेकरी से खरीद लेते हैं। तो दोस्तों